नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और सरकार का लक्ष्य है मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना। इसके लिए 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, जिनका शिक्षकों को अध्ययन करना है। शिक्षकों ने इन मॉड्यूल का कितना अध्ययन किया, यह देखने के लिए जगह जगह अलग अलग ब्लॉक में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। हो सकता है कल आपके ब्लॉक में भी इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित हो। दिनांक 7/2/2021 को चंदौली जनपद में तीनों मॉड्यूल पर आधारित एक ऑनलाइन आकलन परीक्षा आयोजित कराई गई। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर चंदौली जनपद में हुई तीनों मॉड्यूल की ऑनलाइन आकलन परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उनके क्या क्या उत्तर होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आप इस परीक्षा की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ का पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था इस परीक्षा में, ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होता है? ए 50 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन और डी 10 दिन। तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा अब तक कि ध्यानाकर्षण शिविर हमारा 50 दिन का होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल करना है? जनवरी 2022 तक, फरवरी 2022 तक, फरवरी 2021 तक या मार्च 2023 तक? तो प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने की पहली डेट मार्च 2022 थी, लेकिन अब कोरोना की वजह से 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? ए भाषा और गणित, बी विज्ञान और गणित, सी संस्कृत और गणित और डी कला और गणित। तो प्रेरणा लक्ष्य जो है हमारे भाषा और गणित के लिए किए गए हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2, 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम या दक्षताएं दी गई हैं? तो मैंने आपको प्रेरणा सूची की वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2, 3 के लिए 14 दक्षताएं दी गई हैं, हिंदी में भी और उसमें भी। तो इसका डी आंसर हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा सूची में कक्षा 4, 5 के लिए कितने लर्निंग आउटकम दिए गए हैं? तो प्रेरणा सूची में कक्षा 4 और 5 के लिए 16 दक्षताएं दी गई हैं। तो इसका हमारा आंसर ए सही होगा। 16 पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंक के आधार पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के बच्चों को कितने समूह में बांटना है? तो अंक के आधार पर जब आप प्रारंभिक जांच आकलन प्रपत्र बना लेंगे, उसके बाद बच्चों की जांच करेंगे, उसके बाद आपको बच्चों के प्राथमिक में भी 3 समूह बनाने हैं, ए बी सी, और उच्च प्राथमिक में भी आपको 3 समूह बनाने हैं, ए बी सी। तो इसका डी आंसर सही होगा, 3,3। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाला क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लाफिंग एड, बिल्डिंग एज लिविंग एड या बिल्डिंग एज लर्निंग एटमॉस्फेयर? तो बाला से हमारा मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? पहला है डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग, बी है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, सी है हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर काइंड शेयरिंग और डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो दीक्षा की फुल फॉर्म जो होगी वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग होगी। तो इसका बी आंसर हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, LSRW का पूरा नाम क्या है? तो LSRW जो होता है हमारा भाषा सीखने सिखाने का क्रम होता है। L से हमारा मतलब होता है लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये हमारा होगा पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। पहले पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, शिक्षण संग्रह में शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है। तो साथियों मेरे अनुसार ये प्रश्न गलत है, क्योंकि जो शिक्षण तकनीक दी गई हैं वे आपकी ध्यानाकर्षण में दी गई हैं, और ध्यानाकर्षण में जो शिक्षण तकनीक दी गई हैं वे 18 दी गई हैं। अब बात करें शिक्षण संग्रह में, शिक्षण संग्रह में भी प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी दी गई है, यानी प्रभावी शिक्षण के एक तरह से तरीके बताए गए हैं, तो वे हमारे 26 हैं। अगर शिक्षण संग्रह की बात करें तो 26 हैं, जो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से हैं, ABCD से, और अगर इसमें ये बात करें कि ध्यानाकर्षण की बात करें तो 18 हैं। तो आंसर तो इसका 18 ही होगा, लेकिन शिक्षण संग्रह की जगह आप यहाँ ध्यानाकर्षण समझ के चले कि ध्यानाकर्षण में 18 हैं, और शिक्षण संग्रह में जो टेक्निक है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में प्रभावी शिक्षण किस तरह से करा जाए तो उसकी 26 तरीके बताए गए हैं, तो इस शिक्षण संग्रह में 26 हैं, तो इसका आंसर यही होगा। उसके बाद एक शिक्षक के लिए स्वयं मार्गदर्शिका कौन सी पुस्तक होती है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आधारशिला, शिक्षण संग्रह, ध्यानाकर्षण और शिक्षक डायरी। अगर इसके आंसर की बात करें तो शिक्षक डायरी शिक्षक के लिए स्वयं मार्गदर्शिका होती है, यह आंसर इसका सही है। लेकिन अगर पुस्तकों की बात करें तो पुस्तक में जो आपकी शिक्षण संग्रह पुस्तक है उससे शिक्षक को पता चलता है उसे क्या क्या करना है, तो शिक्षण संग्रह भी स्वयं मार्गदर्शिका है। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, शिक्षण संग्रह इसका आंसर होगा। अगर पुस्तक की बात करें कि शिक्षक के लिए कौन सी पुस्तक स्वयं मार्गदर्शिका होती है, तो वो आपकी शिक्षण संग्रह होती है। लेकिन शिक्षक के लिए स्वयं मार्गदर्शिका क्या है, वो उसकी शिक्षक डायरी होती है। तो मैंने दोनों पर निशान लगा लिया, जो आपको सही लगे वो देखिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं। A3, B6, C2, D4। तो गतिविधियां आपकी 4 प्रकार की होती हैं, मौखिक, लिखित और TLM आधारित, और चौथी आपकी ICT आधारित। तो इसका D आंसर आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापक का सफरनामा के लेखक कौन है। मनमोहन सिंह, रामविलास, रामजी पटेल या रामजी दुबे। तो जो एक अध्यापक का सफरनामा पुस्तक लिखी है वो रामजी दुबे ने लिखी है, तो इसका D ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, NLO से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम, न्यू लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम या नो लेसन आउटकम। तो NLO से हमारा मतलब होता है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। 3 तरह के लर्निंग आउटकम होते हैं आपके, केंद्रीय लर्निंग आउटकम और दूसरे नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप आउटकम्स। तो NLO से हमारा नेस्टेड लर्निंग आउटकम ही मतलब है, तो इसका C आंसर हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है। लर्निंग आउटकम, ये तो मोस्ट है। विशिष्ट उद्देश्य इसमें नहीं होता, गृह कार्य भी होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया भी होती है। तो शिक्षण योजना के प्रारूप में आपका विशिष्ट उद्देश्य नहीं आएगा, B आपका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, M112 कोड का तात्पर्य क्या है। गणित में 1 और 1 मिलकर 12 होते हैं। देखिए क्या बढ़िया ऑप्शन दिया। गणित में कुल 112 दक्षताएं हैं, इसका गणित में कक्षा 1 की 12वीं दक्षता। तो मैंने बताया, आपको कई बार बताया भी है मैंने, जब मैं आकलन प्रपत्र के बारे में बता रहा था, M से मतलब है मैथ यानी गणित, उसके बाद 1 से मतलब है कक्षा 1। अगर मान लीजिए यहाँ 2 होता तो कक्षा 2 हो जाती, 3 होता 3 हो जाती, और 12 का मतलब है 12वीं दक्षताएं, यानी गणित में कक्षा 1 की 12वीं दक्षता, इसका मतलब ये होता है। तो इसका C आंसर हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने का चक्रीय सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो सीखने का चक्रीय सिद्धांत होता है ERAC, E से एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, A ऑप्शन दिया हुआ है। R से रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, D भी दिया गया है। A से एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, और C से कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्षण इसमें नहीं दिया, इसकी जगह पढ़ना दे रखा है, तो ये आपका गलत है, B। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, सहज पुस्तक किस कक्षा के बच्चों के लिए विकसित की गई है। 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उपरोक्त सभी। तो जो सहज पुस्तिकाएं हैं उनमें बहुत अच्छी कहानियां हैं, कविताएं हैं, और ये कक्षा 1, 2, 3 के लिए विकसित की गई हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, समर्थ ऐप किस प्रकार के बच्चों के लिए संबंधित है। सामर्थ्यवान बच्चों से, ताकतवर बच्चों से, कमजोर बच्चों से या दिव्यांग बच्चों से।
तो जो समर्थ ऐप होता है वो दिव्यांग बच्चों से संबंधित होता है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा। टी पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समृद्ध मॉड्यूल संबंधित है मोहल्ला क्लास से, रेमीडियल क्लास से, रेगुलर क्लास से या उपरोक्त सभी से। तो समृद्ध मॉड्यूल से हमारा मतलब है रेमीडियल क्लास से, यानी एक तरह से ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अटेंडेंस स्क्वाड संबंधित है। तो अटेंडेंस स्क्वाड एक तरह से बच्चों की टोली बना दी जाती है जो बच्चों को लेकर आने के काम आती है। तो विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति से उसका संबंध है अटेंडेंस स्क्वाड का, तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से आईसीटी संसाधन विद्यालय में प्रयोग में नहीं लाए जाते? स्मार्ट टेलीविजन, प्रोजेक्टर, पेजर, मोबाइल। स्मार्ट टेलीविजन प्रयोग में आ जाते हैं, हालांकि अभी हमारे यहाँ नहीं है। प्रोजेक्टर भी यूज होते हैं, मोबाइल भी यूज होते हैं, लेकिन पेजर यूज नहीं होते, तो इसका सी ऑप्शन गलत है। साथियों काफी प्रश्न हो गए, अब मैं आपको इसका पासवर्ड बता देता हूं, क्योंकि 30 ही प्रश्न है इसमें। इसका पासवर्ड होगा ये हमारे चंदौली डिस्ट्रिक्ट में हुई, लेकिन चंदौली की स्पेलिंग तो आप गड़बड़ कर देंगे, तो इसका हम पासवर्ड रख लेते हैं मिशन प्रेरणा, MISSION, मिशन प्रेरणा, PRERNA, मिशन प्रेरणा @ 7 फरवरी को हुई, 7 Feb, 7 उसके बाद FEB, फैब, यानी 7 लिख के FEB। आपको सभी स्मॉल लेटर्स का यूज करना है, तो दोबारा से सुन लीजिए, मिशन प्रेरणा MISSION, मिशन प्रेरणा, PRERNA, प्रेरणा @ 7 Feb, 7 FEB, फैब। इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग गैप का आशय है वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षानुरूप अधिगम स्तर में अंतर। कक्षानुरूप लर्निंग व अपेक्षित लर्निंग स्तर में अंतर, अपेक्षित लर्निंग स्तर व वास्तविक लर्निंग स्तर में अंतर, और प्राथमिक स्तर में पढ़ाई में कमी। तो लर्निंग गैप क्या होता है? लर्निंग गैप होता है एक्सपेक्टेड आउटकम्स, यानी जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं बच्चे के, यानी अपेक्षित अधिगम स्तर, और उसमें से एक्चुअल आउटकम्स जो उसके निकल के आते हैं उनको घटा दिया जाए तो लर्निंग गैप आ जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग यानी कि आधारशिला शिविर में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? कक्षा 1, 2, 3, कक्षा 2, 3, 4, कक्षा 3, 4, 5 या कक्षा 4, 5, 6। तो आधारशिला में आपकी कक्षा 1, 2, 3 ही शामिल होगी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? समावेशी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, सामान्य शिक्षा या डिजिटल शिक्षा। तो साथियों एकीकरण का सिद्धांत आपने पहला मॉड्यूल किया होगा, जब आप निष्ठा मॉड्यूल कर रहे थे, तो उसमें समावेशी शिक्षा को एकीकरण के सिद्धांत से संबंधित बताया गया था, क्योंकि इसमें सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी? तो प्रेरणा तालिका जो है प्रत्येक 3 माह बाद भरी जाएगी, तो इसका 3 माह सही आंसर होगा। 3 माह तक हम कोशिश करेंगे, उसके बाद भरी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुबोपली होता है, सबको पता है, पहले सुनना सीखेगा, फिर पढ़ना, बोलना सीखेगा, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। तो सुबोपली देख लीजिए कौन सा है आपका, लास्ट ऑप्शन है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या होता है? ELPS होता है। ई से एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, L से यानी कि भाषा, लैंग्वेज, P से पिक्चर यानी कि चित्र, और S से सिंबल यानी कि संकेत। इसके अनुसार आपका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? तो सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं, ERAC, ई से एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, R से रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, A से एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, और C से कंसोलिडेशन यानी कि समेकन। तो इसका डी ऑप्शन हमें सही लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? तो साथियों जो प्रेरणा तालिका है उसमें एक साथ 30 बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी?
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।